Hello, welcome you all to my channel Ignu Pathshala and as you know this is me Ishita. आज हम बात करने वाले हैं यूनिट नंबर 2 पे philosophical premises of the Indian Constitution। हमारा जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसके बिहाइंड बैकग्राउंड में फिलोसफी क्या है, किस फिलोसफी पे वो बेस्ड है, कौन सी फिलोसफीज पे वो बेस्ड है, क्या बेसिक आइडिया है हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के पीछे, क्या वैल्यूज हैं, क्या प्रिंसिपल्स हैं, कौन से सिद्धांतों पे वो बना हुआ है, मेन आइडियाज क्या है। और मेन आइडियाज हमें कहाँ से पता चलते हैं? अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल से। प्रियम्बल को भी हम आने वाले लेक्चर्स में कवर करेंगे इन डिटेल। स्टार्ट करते हैं मीनिंग ऑफ फिलोसफिकल प्रीमिसेस, ये मैंने आपको बता दिया। अब ये जो फिलोसफिकल प्रीमाइसेस है, बेसिक आइडिया, वैल्यूज, प्रिंसिपल, यही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को गाइड करती हैं एंड इन्हीं से हमारे जो स्टेट है पूरा, जैसे भी करंट में बीजेपी गवर्नमेंट है या अदर जो स्टेट लेवल पे सरकारें हैं वो कैसे वर्क करेंगे, हमारी पूरी सरकार कैसे वर्क करेगी, पूरा सरकार का क्या फंक्शन है वो डिसाइड होता है। किस किस के बीच का रिलेशनशिप ये बताती है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या किन किन के फंक्शंस बताता है। पहला, सिटीजन एंड स्टेट्स, सिटीजन कैसे एक्ट करेंगे, सिटीजन के पास क्या क्या पावर होंगी, स्टेट के पास क्या पावर होंगी, डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट जिनको हम डिटेल में ही पढ़ेंगे फर्दर ऑन, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। नेक्स्ट, यूनियन एंड स्टेट पे क्या क्या पावर्स होंगी, डिफरेंट कम्युनिटी सोसाइटी में किस टाइप की होंगी। जैसे हमारे इंडिया में क्या है, सेक्युलरिज्म है, हर एक धर्म को प्रीच करने की आजादी है फुल्ली। नेक्स्ट, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ फिलोसफिकल प्रेमाइसेस। तो फिलोसफिकल आइडिया जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, ऐसा नहीं है एकदम से ही कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया। ग्रेजुअल प्रोसेस है, यानी धीरे धीरे इवॉल्व हुआ है टाइम टू टाइम। पहले कॉमनवेल्थ बिल ऑफ इंडिया में बात की गई कि हमारे भारत का एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए जिसके बेसिस पे हमारा पूरा भारत गवर्न हो, स्टेट की ड्यूटीज स्टेट को करेक्टली पता हो, जो सेंटर है उसकी ड्यूटीज उसको पता हो। नेक्स्ट, नेहरू रिपोर्ट में भी जवाहरलाल नेहरू ने बात की कि हमारे देश के लिए संविधान होना चाहिए और हमारे देश में क्या फंक्शंस होंगे, क्या हमारे की फीचर्स होंगे हमारे देश के, वो भी पता होने चाहिए कि हम डेमोक्रेसी की तरफ जाएंगे, रिपब्लिक की तरफ जाएंगे, मोनार्की की तरफ जाएंगे, क्या हमारे देश के लिए सुटेबल है। तो वो सारी चीजें हम कॉन्स्टिट्यूशन में लिखेंगे और उस हिसाब से हमारा देश जो है गवर्न होगा। सेप्रो रिपोर्ट में भी बात की गई कॉन्स्टिट्यूशन की एंड धीरे धीरे फिर हम देखते हैं कैसे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का गठन होता है। हमने यूनिट नंबर 1 में देखा, डिफरेंट बिल्स आए थ्रू ब्रिटेन, ब्रिटिश क्राउन के थ्रू, फिर धीरे धीरे कैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इवॉल्व हुआ। जैसे यूनिट नंबर 1 नहीं देखी है, फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज आप यूनिट नंबर 1 को वॉच करो, देन यूनिट 2 पे आओ। अब ये सारे डॉक्यूमेंट्स में हमने क्या क्या देखा कि इंडिविजुअल लिबर्टी की बात की गई कि हर एक इंसान के पास, हर एक सिटीजन के पास भारत के फ्रीडम होनी चाहिए। इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात की गई, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन यानी कि बोलने की आजादी होनी चाहिए, फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एक जगह से दूसरी जगह जाने की आजादी होनी चाहिए, प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी राइट्स की आजादी होनी चाहिए। माइनॉरिटी राइट्स का मतलब जो ऐसी कम्युनिटीज हैं जिन जो काफी कम प्रोपोर्शन में है, बैकवर्ड है, उनको प्रोटेक्ट करे सरकार। जस्टिसेबल फंडामेंटल राइट्स होने चाहिए, यानी जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं सिटीजन्स को वो जस्टिसेबल इन नेचर होनी चाहिए, यानी कि लोगों के अगर राइट्स को कर्टेल किया जा रहा है तो वो अप्रोच कर सके सुप्रीम कोर्ट को। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कंसिस्ट करती थी डिफरेंट मेंबर्स की, बहुत सारे मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में। कितने थे आप मुझे बताओगे? अब टोटल मेंबर्स क्या स्ट्रेंथ थी हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की? जितने भी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर्स थे वो डिफरेंट रिलीजन से आते थे, डिफरेंट रीजन से आते थे, डिफरेंट क्लास से आते थे इवन, और उनकी डिफरेंट डिफरेंट जातियां थी। अब हमें इससे क्या पता चलता है कि ऐसा नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऐसा नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के अंदर सिर्फ एक सेट ऑफ माइंड के लोग थे, नहीं, डिफरेंट सेट ऑफ माइंड के लोग कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के अंदर थे और सब ने अपने डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियंस को व्यक्त किया है। नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? पहला, डाइवर्स ओपिनियन थे, लीडर ऑफ मेजर पॉलिटिकल पार्टी, जितनी भी मेजर पार्टी थी, जो फ्रीडम मूवमेंट्स में भी जो लीडर थे ना, जब हमारे इंडिया के अंदर आजादी के नारे लग रहे थे, आजादी मांग रहे थे लोग, उनकी जो लीडर्स थे बड़े बड़े, वो भी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के पार्ट थे। जैसे हमने जवाहरलाल नेहरू देखा, पी आर अम्बेडकर देखे हमने। नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट इज कंबाइंड इंडियन ट्रेडिशन विद मॉडर्न डेमोक्रेटिक वैल्यूज। अब जितने भी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के लोग थे वो ये देख रहे थे कि हमें इंडियन ट्रेडिशन के साथ साथ हमें जो मॉडर्न डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं, डेमोक्रेसी की बात जो है
उसको भी अपनाना है। डेमोक्रेसी की डिमांड अब इंडिया में क्यों है, अभी ये हम देखेंगे। क्योंकि इंडिविजुअल लेवल पे लोग लिबर्टी लिबर्टी मांग रहे थे, फ्रीडम मांग रहे थे। तो इसीलिए जितने भी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर्स थे, मेजर लीडर्स थे, उन्होंने यही देखा कि हमारे देश के लिए डेमोक्रेसी एक प्रॉपर गुड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। इंपॉर्टेंट लीडर कौन कौन से रहे, उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा? पहले जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन प्रेजेंट किया, जहां पे उन्होंने इसके अंदर मेन डिमांड्स रखी कि हमें डेमोक्रेसी की तरफ जाना चाहिए, फंडामेंटल राइट्स होने चाहिए, और कैसे जस्टिसेबल इन नेचर, जिसके लिए अगर कर्टेल होते हैं फंडामेंटल राइट सिटीजन के, तो वो अप्रोच कर सके हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट, सोशल रिफॉर्म की उन्होंने बात की कि सोसाइटी में कुछ बदलाव आने की आवश्यकता है। नेक्स्ट विल सी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर को आर्किटेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। इन्होंने इक्वालिटी की बात की, सोशल जस्टिस की बात की, और जो वीकर सेक्शन है समाज का, उनके प्रोटेक्शन की बात की, क्योंकि उस टाइम पे अनटचेबिलिटी बहुत ज्यादा थी। छुआछात का ये जो छूने का वो होता है ना कि ये लोअर कास्ट से है भाई, हम क्या से पानी नहीं पियेंगे, इनके घर का नहीं खाएंगे, या इनको जमीन पे बिठाओ, या घर के बाहर रखो। तो ये वाली चीजें बहुत ज्यादा थी सोसाइटी में उस टाइम पे, इसलिए उन्होंने प्रोटेक्शन मांगा फॉर वीकर सेक्शन। नेक्स्ट, अब यही कारण बना, ये जो बी आर अम्बेडकर की जिद थी ना, इसी की वजह से हम आज देखते हैं कि एससी एसटी रिजर्वेशन है सोसाइटी के अंदर बना। महात्मा गांधी ने बोला था कि अगर एससी एसटी रिजर्वेशन दिया जाएगा तो आगे जाके बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी, और जो आ भी रही हैं अगर हम प्रेजेंट टाइम देखें तो। नेक्स्ट, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी बात की कि जो माइनॉरिटी है उनके राइट्स को सेफगार्ड किया जाए, एंड उन्होंने मेजर रोल प्ले किया है इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स में, यानी जो हमारे राजा महाराजाओं वाले जो एरियाज थे, जिनको राजा रूल करते थे, राजस्थान हुआ है ना, कश्मीर हुआ, कश्मीर को हरि सिंह रूल करते थे, तो इन सब में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, उनको इंडिया से इंटीग्रेट करने में। आप सबको पता होगा, जो हमारा देश आजाद हुआ उस टाइम में पाकिस्तान इंडिया का पार्ट हुआ करता था। ओके, जब पाकिस्तान ने डिसाइड किया, सॉरी, जो मोहम्मद अली जिन्ना थे, जो मुस्लिम कम्युनिटी के लीडर थे, मुस्लिम लीग के लीडर थे, उन्होंने डिसाइड किया कि भाई हम तो पाकिस्तान बनाएंगे। तब पाकिस्तान और जो बांग्लादेश वाला रीजन है, ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान उस टाइम पे माना जाता था, ये दोनों रीजन जो है अलग हो गए। उस टाइम पे ये बात रखी गई कि भाई ये जो प्रिंसली स्टेट है, ये जो राजा महाराजाओं वाले रीजन है, अब इनके पास खुली छूट है कि या तो ये पाकिस्तान के साथ चले जाएं या इंडिया के साथ रह जाएं। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपना एडी चोटी का जोर लगा दिया कि नहीं, कुछ भी हो जाए ये इंडिया में ही इंटीग्रेट होंगे। और वो हम आज देखते भी हैं कि जितने भी प्रिंसली स्टेट्स थे वो सारे इंडिया में इंटीग्रेट हुए और पूरा इंडियन यूनियन बना। नेक्स्ट हम देखेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने गाइड किया है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की प्रोसीडिंग्स को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चेयरमैन भी रहे हैं। नेक्स्ट, बी एन राव। बी एन राव ने कंपेरेटिव कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्टीज में काम किया, यानी कि इन्होंने डिफरेंट कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशंस को कंपेयर किया और काफी सारे एलिमेंट्स डिफरेंट कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन से ऐड ऑन किया। अब आप मुझे दो मेन बताओगे कि हमने फंडामेंटल राइट्स कहां से लिए हैं, और डीपीएसबी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, हमने कहां से लिया। तो अब आप बोलोगे बीच बीच में आपसे क्वेश्चन पुट अप करी हूँ, बट ये क्वेश्चंस आपको हेल्प आउट करेंगे जानने में। जो बच्चे कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, उनके लिए तो काफी अच्छी है ये बुक, बीपीएससी 102। नेक्स्ट, फिलोसफी क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की, तो पहली है सोलिडिटी। अब यहाँ से स्टार मार्क लगा लो, कान खोल के एकदम सुनना, यहाँ से क्वेश्चन आता है 20 मार्क डायरेक्ट। पहली ये समझनी थी कि इंडिया एक सॉवरेन कंट्री है। सॉवरेन का मतलब होता है कि इंडिया सक्षम है अपने देश के आंतरिक और एक्सटर्नल इंटरनेशनल लेवल की जितनी भी डिसीजन है उनको खुद लेने में, हमें किसी और देश की सरकार की या किसी और पर्सन की नीड नहीं है अपने खुद के देश के फैसले लेने में। जैसे नो ऑफेंस, बट पाकिस्तान में हम देखते हैं कि चाइना का कितना ज्यादा इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है, चाइना पे डिपेंडेंसी पाकिस्तान की बढ़ती जा रही है, तो हम ऐसे डिपेंडेंट नहीं है अदर कंट्रीज के ऊपर। नेक्स्ट, डेमोक्रेटिक वैल्यूज। तो जितने भी हमारे फ्रेमर्स थे, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के जितने मेंबर थे, सब ने डेमोक्रेसी को सपोर्ट किया, बिकॉज यहाँ डेमोक्रेसी एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहां पे लोगों का रोल जो है काफी ज्यादा एक्टिव होता है, एंड लोग ज्यादा पार्टिसिपेट करते हैं। तो गवर्नमेंट किस टाइप की बनेगी, जहां पे लोग सपोर्ट करेंगे, जिसको लोग चाहेंगे उसको वो ही जो है पावर में आएगा। नेक्स्ट, लोगों के पास पॉलिटिकल राइट्स होंगे, लोग आवाज उठा सकते हैं, लोग प्रोटेस्ट कर सकते हैं, लोग जिसको चाहे उसको वोट डाल सकते हैं। एक प्रॉपर रूल ऑफ लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे पास, जिसके बेसिस पे हम गवर्न करेंगे कंट्री को। हम नहीं, मतलब जो सरकार है वो गवर्न करेगी।
इनडायरेक्टली तो हम ही गवर्न कर रहे हैं, हम ही तो सरकार को चुन रहे हैं ना, हम ही तो सरकार को बिठा रहे हैं वहां पे उस उपाधि पे, तभी तो वो गवर्न कर पा रही है। नेक्स्ट, अकाउंटेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट होगी, यानी गवर्नमेंट जवाबदेह होगी, जो भी वो स्कीम बना रही है, लॉ बना रही है, हर चीज के लिए वो जवाबदेह होगी कॉमन जनता को। जैसे अभी हमने नीट प्रोटेस्ट में देख ही लिया, लोगों ने अकाउंटेबिलिटी की डिमांड की। नेक्स्ट, डिसीजन मेकिंग बाय कॉन्सेंसस, यानी कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने प्रिफर किया कॉन्सेंसस। व्हाई? बिकॉज इंडिया एक डाइवर्स नेशन है जहां पर डिफरेंट टाइप ऑफ लोग रहते हैं, तो कंसेंसस की हेल्प से क्या होता है, यूनिटी बनी रहती है, कॉन्फ्लिक्ट्स कम होते हैं और ज्यादातर एक्सेप्टेंस एक्सेप्टेंस की तरफ जाते हैं, ना कि कॉन्फ्लिक्ट की तरफ। ठीक है, तो इसीलिए जितने भी बेसिक फीचर्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में अपनाए गए हैं, उनको कंसेंसस के थ्रू अपनाया गया है, यानी वोटिंग सिस्टम के थ्रू, कि भाई कौन लोग, मेजोरिटी लोग जो है किसको सपोर्ट करें। मान लो वो फंडामेंटल राइट्स को हमें अपनाना चाहिए, नहीं अपनाना चाहिए, तो कितने वोट्स आए इसकी तरफ और कितने ना वोट्स आए और कितने हाँ वोट्स आए। जैसे अभी आज के टाइम पे हम देखते हैं, जब कोई बिल पास होता है तो उसमें यही देखा जाता है ना कि कितने लोगों ने यस बोला और कितने लोगों ने नो। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ अकोमोडेशन। अकोमोडेशन का मतलब होता है दो अपोजिट आइडियाज को एक साथ यूज करना। अब अकोमोडेशन के मतलब को हम सिंपली दो एग्जांपल से समझेंगे और एंड आई होप आपको क्लियर भी हो जाएगा। तो पहला, इंडिया में किस टाइप की सिस्टम है, फेडरल सिस्टम है, जहां पर सेंटर और स्टेट में हमारा देश, सेंटर केंद्र सरकार हो गई, केंद्र सरकार किसकी है, अभी बीजेपी की है। स्टेट लेवल पे हमें अलग अलग सरकारें देखने के लिए मिलती है, जैसे हम पंजाब में जाएंगे तो आम आदमी पार्टी है, दिल्ली में जाएंगे तो बीजेपी है, और अगर हम अदर किसी कंट्री में जाएंगे तो जैसे अभी तमिलनाडु में किसकी बनी है, बताओ, काफी ज्यादा फेमस हुआ है, कौन सा हीरो है जिसकी सरकार बनी है साउथर्न रीजन में। नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट इज कि हम देख रहे हैं कि प्रॉपर फेडरल सिस्टम है, बट जब बारी आती है कि इन दोनों में पावरफुल कौन है, तो सेंटर पावरफुल है। ठीक है, सेंटर के पास ज्यादा पावरफुल पावर्स हैं एज कंपेरिजन टू स्टेट, तो सेंटर ज्यादा पावरफुल है। तो एक जगह हमने पावर्स को बांटने के लिए सेंटर क्रिएट किया और स्टेट क्रिएट किया, स्टेट लेवल पे भी सरकारें क्रिएट की, बट स्टिल हम क्या देख रहे हैं कि पावर ज्यादा किसके हाथ में है, सेंटर के हाथ में है। अगर आपने आम आदमी पार्टी के भाषण सुने हो तो केजरीवाल अक्सर कहते हैं कि हमने तो चाहा डेवलपमेंट लाना दिल्ली में, पर जो सेंटर सरकार है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उन्होंने हमें कभी फंड नहीं दिया, यानी कि पैसा फंड प्रोवाइड नहीं किया। और अब आप देख रहे हो दिल्ली, जब बीजेपी आ गई दिल्ली में, तो कैसे सेंटर फंड भी दे रही है, फंड भी अप्रूव कर रही है, और कैसे यमुना वगैरह की हर जगह जगह आपको, आपने देखा होगा, रेखा गुप्ता जाती रहती है और क्लीनिंग का पूरा प्रॉपर दिखाती रहती है कि हम ये काम कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं। 1 मिनट वाटर ब्रेक। फिफ्थ पॉइंट इज आर्ट ऑफ सिलेक्शन एंड मॉडिफिकेशन। तो हमने जिन चीजों को बोरो किया है अदर कॉन्स्टिट्यूशन से, लो ये तो यहीं पे आ गया यार, मैंने तुमसे क्वेश्चन पूछा था, फंडामेंटल राइट्स यूएस से लिए हैं हमने, डीपीएसपी लिए हैं हमने आयरलैंड से, कोई बात नहीं, पार्लियामेंट्री सिस्टम लिए हैं हमने यूके से। तो हमने जिस भी फॉर्म को लिया है अदर कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन से, उनको मॉडिफाई भी किया है। ऐसा नहीं है कि हमने एज इट इज उठा के अपनी कंट्री पे वो पुट कर दिए हैं, नहीं, क्योंकि अदर कंट्री में सिचुएशन अलग है, इंडिया में सिचुएशन अलग है, तो इंडिया के हिसाब से हमने उनको मॉडिफाई भी किया है, हमने नहीं, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर्स थे उन्होंने। नेक्स्ट है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जस्टिसेबल इन नेचर है, कि हम सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। फंडामेंटल राइट्स हमारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वाई? बिकॉज बोलने की हमें आजादी मिलती है, इक्वालिटी बिफोर लॉ मिलता है, प्रोटेक्शन मिलता है, डिस्क्रिमिनेशन, अगर आपको कोई डिस्क्रिमिनेट कर रहा है किसी भी बेसिस पे, तो भी आप सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकते हो, आपको पता है। सेवन इज सेक्युलर स्टेट। फंडामेंटल राइट्स को भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, प्रॉपर चैप्टर है इसके ऊपर अलग से। नेक्स्ट, सेक्युलर स्टेट। सेक्युलर स्टेट का मतलब है कि रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन, कि हम किसी भी एक पर्टिकुलर रिलीजन के प्रेफर नहीं करेंगे, या फिर हम किसी भी एक पर्टिकुलर रिलीजन के फेवर में नहीं है। अब आप जैसे कुछ देश को देखोगे, टर्की है, टर्की एक इस्लामिक देश है, इस्लामिक रिपब्लिक है। ऐसे ही हम देखेंगे पाकिस्तान को, तो उन्होंने अपना प्रॉपर बताया है कि हम भी इस्लामिक रिपब्लिक है। तो काफी नेशंस हैं जो अपना रिलीजन बता देते हैं, रिलीजन नहीं बताते थे इन द सेंस कि वो एक इस्लामिक स्टेट है ना, कि वो इस्लाम रिलीजन को फेवर कर रहे हैं। बट इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है, कि इंडिया में सेक्युलरिज्म है, सभी लोगों को आजादी है, चाहे वो किसी रिलीजन को फॉलो करना चाहे कर सकते हैं।
कन्वर्ट होना चाहे तो भी उनकी खुद की इच्छा है। अगर फोर्सफुली कन्वर्ट कराया जाएगा तभी सरकार मतलब जो पुलिस है वो एक्शन लेती है। अगर आप अपनी खुद की इच्छा से कन्वर्ट होना चाह रहे हो तो किसी भी धर्म में तो आप हो सकते हो। नेक्स्ट सोशलिज्म। सोशलिज्म का मतलब सोसाइटी में सुधार। ऑब्जेक्टिव क्या है इसके मेन कि सभी लोगों को जितने भी सिटीजन है उनके वेलफेयर के बारे में सरकार सोचे, जस्टिस मिले सब लोगों को, पॉवर्टी कम हो, एक्सप्लोटेशन कम हो और इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले लोगों को जॉब्स में, एजुकेशन में। रिजर्वेशन प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज हम देखते हैं, एससी एसटी रिजर्वेशन है हर जगह, हर जॉब्स में है। इवन दो अब गवर्नमेंट ने ये भी कर दिया है कि आपको जो बैकवर्ड क्लासेस के जो बच्चे हैं उनको प्राइवेट स्कूल्स में भी 2-3 सीट्स जो है रिजर्व रहती हैं, आपको एडमिशन देना पड़ेगा कम फीस पे। नेक्स्ट एडल्ट फ्रेंचाइज हमारा प्रॉपर वोटिंग सिस्टम है कि अगर आप 18+ हो तो आप वोट डालने जा सकते हो। आप पे किसी भी बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, चाहे वो रिलीजन हो, कास्ट हो, सेक्स हो, प्रॉपर्टी हो, एजुकेशन। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि पॉलिटिकल इक्वालिटी रहती है ना, कि कोई भी इंसान किस बैकग्राउंड आपका मैटर नहीं करता, बस आप इस देश के नागरिक हो और 18+ हो ये मैटर करता है, मतलब 18 साल की आपकी एज है ये मैटर करता है, दैट्स इट। अकेडमिक डिबेट ऑन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, अब काफी सारी डिबेट भी हैं। क्या डिबेट है? डिबेट ये है कि लोगों का कहना है कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के जो मेंबर्स हैं वो डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं है, यानी कि जनता का कोई रोल नहीं है भाई, उन लोगों ने खुद ही आपस में वोटिंग की और खुद ही उन्होंने डिसाइड किया कि हाँ भाई ये मेंबर जाएंगे, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को कंपोज करेंगे। अब वहां पे कॉमन जनता का कोई रोल नहीं था, कॉमन जनता की सिर्फ फेथ थी, क्योंकि वो लोग लीडर्स रहे थे, उन्होंने लीड किया था आजादी के टाइम पे, तो कॉमन जनता की फेथ थी उनके साथ बस कि हाँ भाई ये जो हमारे लिए करेंगे सही करेंगे। इसीलिए लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन को माना भी। जिस जब हमारा देश आजाद हुआ और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ 26 जनवरी से, तब क्या किसी नागरिक ने उसको अपोज किया? नहीं। सब में देशभक्ति थी, सब में उमंग थी कि हमारा देश जो है आजाद हुआ है और अब हम खुद ही अपने देश को गवर्न करेंगे। अब कुछ क्रिटिक्स का कहना है कि डोमिनेटेड बाय एलाइट्स थी, जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी उसको डोमिनेट कर रहे थे रिच क्लास, क्योंकि जितने भी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में लोग थे वो पढ़े लिखे लोग थे। इवन गांधी जी भी, आपको खुद पता है गांधी जी की जब आप बैकग्राउंड पढ़ोगे, लाइफ पढ़ोगे, अर्ली लाइफ पढ़ोगे, आपको पता चलेगा गांधी जी गुजरात के एक मर्चेंट कम्युनिटी से आते थे, उनके पापा जो बिजनेसमैन थे, इसलिए तो वो लॉ पढ़ने के लिए जा पाए, अगर गरीब कम्युनिटी से होते तो क्या जा पाते? नहीं। So यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। एंड द मेन क्वेश्चन which can come is first, ठीक है, एक्सप्लेन द फिलोसफिकल प्रीमाइसेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जहाँ पे मैंने स्टार मार्क लगाया था ना, यहाँ पे फोकस से पढ़ना है वही वाला। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल एंड बने रहो, अपना प्यार से दिखाते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, चलते रहो।